स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री और इस चैप्टर में हमने सिंबल, वैलेंसी और फॉर्मूला कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, और अपने आज के क्लास में हम पढ़ेंगे केमिकल इक्वेशन। तो ये केमिकल इक्वेशन क्या होता है? केमिकल इक्वेशन जो होता है वो केमिकल रिएक्शन का रिप्रेजेंटेशन होता है। ठीक है, केमिकल रिएक्शन मतलब हमें पता है कि अगर वन और मोर सब्सटेंसेस हम लेंगे तो वो अपने बीच अगर रिएक्शन करेंगे तो फिर कुछ प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा। तो ये जो पूरा प्रोसेस है एक केमिकल रिएक्शन का, उसको अगर हम सिंबल और फॉर्मूला से उसको रिप्रेजेंट करेंगे तो उसको हम बोलेंगे केमिकल इक्वेशन। ओके, तो केमिकल इक्वेशन क्या है? It is the symbolic representation of a chemical reaction using symbol and formula of elements or compounds taking part in the chemical reaction. केमिकल रिएक्शन में जो जो पार्टिसिपेट किए हैं, आइदर एलिमेंट हो सकता है, अगर एलिमेंट है तो हम उसका क्या लिखेंगे? सिंबल लिखेंगे, और अगर कंपाउंड है तो हम उसका क्या लिखेंगे? उसका फॉर्मूला लिखेंगे। ठीक है, और उस केमिकल रिएक्शन मतलब जो वन और टू जो भी है एलिमेंट और कंपाउंड, जब वो अपने बीच रिएक्ट करेंगे और नया कंपाउंड या एलिमेंट फॉर्मेशन करेंगे, ये टोटल प्रोसेस को हम अगर लिख लेंगे तो वो हो गया हमारा केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो देखते हैं क्या है। सब हम पहले एक कॉमन सा लेते हैं क्या एग्जांपल। जैसे आपको पता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब अपने बीच रिएक्ट करता है वो देता है वाटर मॉलिक्यूल, देता है ना। तो उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? अच्छा, उसको अगर हम वर्ड में लिख के रिप्रेजेंट करेंगे, उसका नाम लिख के, तो उसको हम बोलेंगे वर्ड इक्वेशन। ठीक है, और अगर सिंबल और फॉर्मूला में रिप्रेजेंट करेंगे तो उसको बोलेंगे केमिकल इक्वेशन। जैसे हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स वाटर। ये हमें पता है कि जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अपने बीच रिएक्ट करता है तो वो वाटर मॉलिक्यूल फॉर्मेशन करता है। तो ये हो गया हमारा वर्ड इक्वेशन। ठीक है, और अगर हम ये चीज को इन टर्म्स ऑफ सिंबल एंड फॉर्मूला रिप्रेजेंट कर देंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा? केमिकल इक्वेशन। ओके, अच्छा, तो केमिकल इक्वेशन लिखने के लिए हमें क्या चाहिए? पहला है जो जो एलिमेंट या कंपाउंड रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है उसको हम लेफ्ट साइड में लिखेंगे। जैसे यहाँ पे कौन पार्टिसिपेट कर रहा है? हाइड्रोजन पार्टिसिपेट कर रहा है। हाइड्रोजन कभी एच नहीं रहता। ठीक है, H उसका सिंबल क्या होता है? H होता है। तो H कभी H के हिसाब से नहीं रहता, वो किस फॉर्म में रहता है? H2 फॉर्म में रहता है। ठीक है, तो ये है हाइड्रोजन, यहाँ पे हम लिखेंगे H2। नेक्स्ट है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या है? वो भी एक एलिमेंट है, वो भी O फॉर्म में नहीं रहता। वो कौन से फॉर्म में रहता है? O2 फॉर्म में रहता है। ठीक है, O जो है वो एटम है, O2 जो है वो मॉलिक्यूल है। ऑक्सीजन एटम, हाइड्रोजन एटम, ये सब एटम जो है वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते हैं। उसको उनको क्या चाहिए? वो अपने ही एक दूसरे एटम के साथ कंबाइन करके एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। जैसे हाइड्रोजन एटम और एक हाइड्रोजन एटम के साथ मिलकर क्या बनाया? H2 बनाया। ठीक है, और वो H2 फॉर्म में ही स्टेबल है। उसी तरह ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन एटम, वो भी इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता। वो क्या करेगा? अपने ही और एक ऑक्सीजन एटम के साथ कंबाइन करके O2 मॉलिक्यूल देगा, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल। ओके, तो लिखेंगे H2O2। तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मतलब जिसको हम रिप्रेजेंट किए हैं H2 और O2, वो क्या कर रहे हैं? रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, तो उनको हम बोलते हैं रिएक्टेंट्स। क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट्स। ओके, नेक्स्ट क्या करेंगे? रिएक्शन होने के बाद जो फॉर्मेशन हो रहा है, जो एलिमेंट या कंपाउंड निकल रहा है, उसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट। ठीक है, तो रिएक्टेंट को हम कहाँ लिखें? लेफ्ट हैंड साइड में। प्रोडक्ट को कहाँ लिखेंगे? राइट हैंड साइड में। हमारा प्रोडक्ट क्या है? वाटर है। तो वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? H2O। तो ये
गया रिएक्टेंट और ये हो गया प्रोडक्ट। ओके, तो रिएक्टेंट जो है वो अपने बीच रिएक्ट करके प्रोडक्ट देता है। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में एक ऐसे एरो मार्क रहता है। ओके, मतलब दिस गिव्स दिस। क्लियर? नेक्स्ट, अगर मोर देन वन रिएक्टेंट प्रेजेंट है और मोर देन वन प्रोडक्ट प्रेजेंट है तो उनके बीच में हम प्लस साइन देते हैं। यहाँ पे दो रिएक्टेंट है H2 और O2, उनके बीच में क्या देंगे? प्लस साइन देंगे। और यहाँ पे तो वन प्रोडक्ट है, उसका कुछ करना है नहीं। ठीक है, तो हमारा जो रिएक्शन था, व्हेन हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन इट गिव्स राइज टू वाटर। ओके, उसको हम जब लिख रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ सिंबल फॉर्मूला H2 plus O2 gives H2O, उसको हम बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। ओके, आया समझ में? ठीक है, नेक्स्ट, ये जो केमिकल इक्वेशन है वो कैसे कैसे हो सकता है? मतलब आइदर हो सकता है कि टू रिएक्टेंट हो और एक प्रोडक्ट हो। ठीक है, जैसे टू रिएक्टेंट्स गिव्स वन प्रोडक्ट। दो रिएक्टेंट जो है वो मिलके एक प्रोडक्ट दे सकते हैं। हो सकता है ऐसा? क्या क्या हो सकता है? N2 plus 3H2 gives 2NH3। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जब अपने बीच कंबाइन करते हैं दे गिव राइज टू अमोनिया। ओके, ये हो गया उसका एग्जांपल। और एक एग्जांपल भी ले सकते हैं, NH3 plus HCl gives NH4Cl। When ammonia combines with hydrochloric acid, it gives rise to ammonium chloride. Okay? ये क्या था? टू रिएक्टेंट्स था, वन प्रोडक्ट था। ऐसे भी एग्जांपल हो सकता है, जैसे टू रिएक्टेंट रहेगा और प्रोडक्ट भी जो है वो टू प्रोडक्ट रहेगा। ऐसे भी तो हो सकता है ना? क्या लिखेंगे? सपोज लिखेंगे NaOH plus HCl gives NaCl plus H2। When sodium hydroxide reacts with hydrochloric acid gives rise it gives rise to sodium chloride and water molecule। ठीक है, यहाँ पे क्या है? रिएक्टेंट 2 नंबर का है और प्रोडक्ट भी 2 नंबर का ही है। ठीक है, और कुछ भी हम लोग ले सकते हैं, जैसे लेंगे, क्या लेंगे? MgOH2 plus H2SO4 gives MgSO4 plus 2H2O। When magnesium hydroxide reacts with sulfuric acid, it gives rise to magnesium sulfate and water। Okay? ये हमारा क्या था? टू रिएक्टेंट गिव्स टू प्रोडक्ट्स। और ऐसे भी हो सकता है जहां पे टू रिएक्टेंट्स जो है वो मोर देन टू प्रोडक्ट्स देंगे। ठीक है, ऐसे भी हो सकता है ना? तो ऐसे में हम क्या करेंगे? अच्छा, इन लोगों को, इसको पहले लिख लो सब। ठीक है, लिख लिए। अभी लिखेंगे टू रिएक्टेंट्स गिव्स मोर देन टू प्रोडक्ट। तो इसमें हम क्या करेंगे? इसमें CO plus H2SO4 gives CuSO4 plus H2O plus SO2। ठीक है, इसको बैलेंस करेंगे। ओके, तो बैलेंस हो गया हमारा। यहाँ पे व्हेन क्या हमारा सेंटेंस क्या होगा? व्हेन कॉपर रिएक्ट्स विद सल्फ्यूरिक एसिड इट गिव्स राइज टू कॉपर सल्फेट एंड वाटर एंड आल्सो सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ये हो गया हमारा व्हेन टू रिएक्टेंट गिव्स मोर देन टू प्रोडक्ट्स। अच्छा, तो क्या ऐसा है कि सिर्फ रिएक्टेंट जो है उसका नंबर ज्यादा होगा? मतलब 2 या उससे ज्यादा मॉलिक्यूल्स हम लेंगे?
नहीं, अगर हम 1 मॉलिक्यूल्स लेते हैं, कोई एक कंपाउंड का लेते हैं, तभी भी रिएक्शन हो सकता है। हो सकता है, देखते हैं। अच्छा, रिएक्टेंट 1 लेंगे, 1 रिएक्टेंट 2 प्रोडक्ट। अच्छा, जब 1 और 2 रिएक्टेंट ले रहे हैं और वो कुछ प्रोडक्ट निकाल रहा है, उसमें क्या होता है, उसमें पता चल रहा है कि जो दोनों रिएक्टेंट है दे रिएक्ट विथ ईच अदर एंड ए न्यू सब्सटेंस ए और मोर देन 1 न्यू सब्सटेंस जो है वो फॉर्म होता है। ओके, लेकिन अगर हम 1 रिएक्टेंट ले रहे हैं तो उस केस में रिएक्शन कैसे हो रहा है? अगर हम 1 रिएक्टर ले रहे हैं और उसको अगर हीट करेंगे, अगर बड़ा मॉलिक्यूल हो रहा तो वो ब्रेक हो जाएगा, ब्रेक होके छोटे छोटे 2 मॉलिक्यूल या उससे ज्यादा मॉलिक्यूल वो दे सकता है। ओके, फॉर एग्जांपल कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, ठीक है, CaCO3 को जब हीट करेंगे, जो ट्रायंगल साइन होता है ना, वो हीट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, CaCO3 को जब हीट करेंगे, इट गिव्स राइज टू कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, तो इसमें क्या हुआ, अगर हम कोई मॉलिक्यूल लेके उसको, मतलब रिएक्टेंट 1 है, उस केस में अगर उसको हीट करेंगे, वो ब्रेक होके छोटे छोटे कंपाउंड फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शन का एग्जांपल, कितना रिएक्टेंट ले सकते हैं, कितना प्रोडक्ट निकल सकता है, ये सब हमारा हो गया। ओके, नेक्स्ट। अच्छा, और एक चीज हमने अभी क्या पढ़ा है कि हमको जो केमिकल रिएक्शन हो रहा है उसको रिप्रेजेंट करना है, वही पढ़े ना, मतलब लिख के दिखाना है। अगर केमिकल रिएक्शन को हम लिख लिए विद द यूज ऑफ सिंबल एंड फॉर्मूला, तो वो बन गया हमारा केमिकल इक्वेशन, ये पढ़े हैं। अच्छा, तो यहाँ पे तो जो रिएक्शन था वो हम रिप्रेजेंट कर दिए, लेकिन N2 + 3H2 gives 2NH3, ये नंबर का क्या है, मतलब नंबर का क्या चक्कर है? हमें तो पता है कि नाइट्रोजन व्हेन रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन इट गिव्स राइज टू अमोनिया। तो लेकिन हम यहाँ पे नंबर क्यों डाल रहे हैं? क्योंकि हम जहाँ नंबर दे रहे हैं वो हम उसको बैलेंस करने के लिए दे रहे हैं। ओके, तो अब हम लोग जब केमिस्ट्री में कुछ रिएक्शन लिखेंगे तो वो हमें बैलेंस करके ही लिखना चाहिए। बिना बैलेंस क्या हुआ रिएक्शन का केमिस्ट्री में कोई मतलब है नहीं। ओके, तो अब देखते हैं ये बैलेंसिंग क्या होता है, मतलब बैलेंस्ड रिएक्शन जो है वो क्या होता है। बैलेंस मतलब एक एलिमेंट का नंबर ऑफ एटम इन द रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड शुड बी सेम। ठीक है, तो इस हिसाब से कि जो नंबर ऑफ एटम एक ईच एलिमेंट का उसके रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड में सेम है या नहीं है, उसके बेसिस पे हम केमिकल इक्वेशन को 2 टाइप में क्लासिफाई कर सकते हैं। तो पहला है स्केलेटन इक्वेशन, दूसरा है बैलेंस्ड इक्वेशन, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो ये स्केलेटन इक्वेशन क्या है, मतलब जो रिएक्शन होता है इन जनरल उसको अगर हम लिख लेंगे इन टर्म्स ऑफ सिंबल एंड फॉर्मूला, तो वो हो गया स्केलेटन इक्वेशन। एग्जांपल N2 मतलब नाइट्रोजन व्हेन रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन इट गिव्स राइज टू अमोनिया मॉलिक्यूल। अब क्या करेंगे, ईच एलिमेंट का नंबर ऑफ एटम चेक करेंगे इन द रिएक्टेंट साइड एंड इन प्रोडक्ट साइड। तो पहले नाइट्रोजन लेते हैं, नाइट्रोजन का लेफ्ट हैंड साइड में ये है लेफ्ट हैंड साइड, ये है राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में टोटल कितने एटम है, N2 मतलब 2 एटम, राइट हैंड साइड में N कितना हुआ 1 एटम। दोनों साइड में सेम है क्या, नहीं है। नेक्स्ट हाइड्रोजन, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में कितना है 2 एटम, राइट हैंड साइड में 3 एटम, सेम है क्या, नहीं है। अगर कोई भी एलिमेंट का नंबर ऑफ एटम इन द लेफ्ट हैंड साइड दैट इज रिएक्टेंट साइड एंड इन प्रोडक्ट साइड दैट इज राइट हैंड साइड दैट इज प्रोडक्ट साइड, दोनों में इक्वल नहीं है, तो उस रिएक्शन को हम कहेंगे स्केलेटल इक्वेशन। ओके, और स्केलेटल केमिकल इक्वेशन आया समझ में। सेम नहीं हुआ तो स्केलेटल इक्वेशन, लेकिन हमें सेम रखना ही है। ठीक है, तो अगर सेम रह गया तो सेम रहेगा मतलब
N2 plus 3H2 gives 2NH3। अब चेक करेंगे नाइट्रोजन लेफ्ट हैंड साइड में कितना है 2, राइट हैंड साइड में 2। हाइड्रोजन 3 into 2 6, यहाँ पे हाइड्रोजन 3 into 2 6। इक्वल है क्या दोनों का? हाँ इक्वल है। तो अगर दोनों साइड में ईच एलिमेंट का नंबर ऑफ एटम इक्वल है तो उसको हम बोलेंगे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ये है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, और जो पहला वाला है स्केलेटल इक्वेशन उसको हम बोलते हैं अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ओके, तो ये जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है तो हम उसे बैलेंस क्यों करते हैं? बैलेंस का जरूरत क्या है? बैलेंस का जरूरत है, बैलेंस का जरूरत क्या है वो क्योंकि हर जो इक्वेशन है उसको इन अकॉर्डेंस विथ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास उसको रहना पड़ता है। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या चीज है? The total mass of an element in the reactant side should be equal to the total mass of the element in the product side. That means mass can neither be created nor be destroyed. मास को हम क्रिएट नहीं कर सकते या मास को डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते। और अगर हमें मास को इक्वल रखना है, मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास को इक्वल रखना है तो हमें क्या करना है? दोनों साइड में ईच एलिमेंट का मास को इक्वल करना है। इक्वल कैसे होगा? जब नंबर ऑफ एटम इक्वल होगा। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या करते हैं ना, एक केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। ओके, और जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होता है वो हमें एग्जैक्टली आइडिया देता है कि रिएक्शन कैसे हुआ। हम ऐसे बोलेंगे कि व्हेन नाइट्रोजन रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन इट गिव्स राइज टू अमोनिया मॉलिक्यूल, बोलते हैं ऐसा, लेकिन वो हमारा एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर हम नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को लेंगे वो अमोनिया मॉलिक्यूल फॉर्मेशन नहीं कर सकता। कब नहीं कर सकता? मान लो हमें क्या पता है कि यहाँ पे बैलेंस करने के बाद अभी पता चल रहा है कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन 3 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करेगा, तभी जाके 2 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया देगा। ठीक है, लेकिन अगर हमें इतना इंफॉर्मेशन नहीं मिलता और हम कुछ करना चाहते हैं, जैसे हमारे पास मान लो नाइट्रोजन का 5 मोल है और 5 मॉलिक्यूल है, प्लस हाइड्रोजन का 2 मोल या 2 मॉलिक्यूल से, तो क्या वो रिएक्ट करके अमोनिया देता? नहीं देता, क्योंकि रिएक्शन के लिए इसमें 1 मॉलिक्यूल और इसका 3 मॉलिक्यूल चाहिए ना। तो लेकिन यहाँ पे 1 और यहाँ पे 3, इस रेशियो में अभी हमारे पास अमाउंट प्रेजेंट नहीं है। तो अगर हम इस अमाउंट मतलब क्या इन लोगों को एक साथ रखेंगे तो रिएक्शन होगा ही नहीं, क्योंकि रिएक्शन के लिए एक रेशियो चाहिए होता है। हर एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ किस रेशियो में कंबाइन करेगा, किस मास में कंबाइन करेगा, वो हमें चाहिए। अगर वो मेंटेन नहीं होगा तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को एक साथ रख लो और जितना भी फेवरेबल कंडीशन है दे दो, वो अमोनिया मॉलिक्यूल फॉर्मेशन नहीं करेगा। ओके, आया समझ में? तो हमें हर इक्वेशन को बैलेंस करना जरूरी होता है। ठीक है, नेक्स्ट, तो जो स्केलेटल इक्वेशन है उसको क्या करना है? उसको तो मतलब वो तो नॉर्मल इंफॉर्मेशन है, उसको हमें बैलेंस करके लिखना है। लेकिन जो बैलेंस करना है वो बैलेंसिंग हम कैसे करेंगे? उसका मेथड होता है, पहला मेथड होता है हीट एंड ट्रायल मेथड, और जो सेकंड मेथड होता है वो होता है पार्शियल इक्वेशन मेथड। ठीक है, ये दोनों हम पढ़ेंगे। हीट एंड ट्रायल मेथड में हमें जैसे बोलते हैं ना तुक्का मारना, कि ट्राई करते जाना है कहाँ पे क्या होगा। हाउएवर उसमें कुछ सर्टेन रूल्स नहीं है, लेकिन हम उसको सिंप्लीफाई करने के लिए, मतलब इजीली करने के लिए थोड़ा बहुत अपना खुद का कुछ रूल डाल सकते हैं, कैसे वो इजियर होगा। ठीक है, और पार्शियल इक्वेशन मेथड जो है उसमें हम हर इक्वेशन जो मेन केमिकल इक्वेशन है उसको 2 स्टेप में डिवाइड करते हैं, फिर उसको बैलेंस करके ऐड करते हैं, ऐसा होता है, वो हम करेंगे। लेकिन ये दोनों मेथड के अलावा एक और इफेक्टिव मेथड, मतलब एक और मेथड है जो बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। ठीक है, उसको हम एल्जेब्रिक मेथड बोल सकते हैं या फिर शॉर्ट में ABCD मेथड भी बोल सकते हैं, और वो 100% उसमें हर केमिकल इक्वेशन जो है वो बैलेंस हो जाता है। ठीक है,
और ये सब में क्या बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शन रहा तो हम उसको बैलेंस्ड इक्वेशन नहीं कर सकते, बहुत टाइम टेकिंग होगा। लेकिन वो जो अलजेब्रिक मेथड है उसमें वो इजीली हो जाएगा। ठीक है, तो पहले ये दोनों को कंप्लीट करेंगे, अभी नहीं करेंगे, नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और ये दोनों कंप्लीट होने के बाद उस अलजेब्रिक मेथड को करेंगे। ओके, तो आज का क्लास यही खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे अबाउट द मेथड ऑफ बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। ओके।